कि अगर मैं तैयारी करता तो बेसिकली मेरे दिमाग में पहले ही क्लियर फिक्स लाइन होती कि भाई सबसे टफ, सबसे जबरदस्त और सिलेक्शन करवाने वाला सब्जेक्ट जो है, मैंने जैसा कि बोला कि सिंपल क्वेश्चन अगर गलत हो गया और 4 क्वेश्चन भी अगर गलत हो गए तो रैंक जाएगी जो जाएगी, संग में सिलेक्शन के भी लेने के देने पड़ जाएंगे। जो आप लोगों ने सपना देखा कि भाई इस बार तो कैसे भी करके मेरे को दीपावली पे या फिर बात करने की कोशिश करें इस रक्षाबंधन पे या फिर इस होली पे 2025 के अंदर मेरे को छुट्टी लेकर के अपने घर पे जाना है, और वो भी केंद्र सरकार से छुट्टी लेकर के घर पे जाना है या राज्य सरकार से छुट्टी लेकर के घर पे जाना है। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, ना थक कर ना बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का फिर से आपके अपने उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। और आज मैं लेकर के आ रहा हूं आप लोगों के पास में एक स्पेशल कंटेंट जिसमें मैं बताने की कोशिश करूंगा कि नॉरसेट 8 के लिए अपने आधार पे, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पे, मेरे अपने 14 साल के एक्सपीरियंस के आधार पे मैं ये बताऊंगा आप लोगों को कि नॉरसेट 8 को लेकर के अपन को क्या टॉपिक्सों को बेसिकली तैयार करना चाहिए, किन टॉपिक्स का ज्यादा वेटेज रहेगा, लास्ट जो एग्जाम्स हो रहे हैं नॉरसेट को लेकर के उसके अंदर बेसिकली किन टाइप्स के क्वेश्चनों को पूछा जा सकता है और उसके अंदर अपन की तैयारी को सही दिशा एग्जैक्टली क्या रखनी है। तो यहां पर अगर अपन बात करने की कोशिश करें कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर नॉरसेट 8 को लेकर के, सबसे पहले हम एक कैटेगराइजेशन कर देते हैं कि जो अपने पास में सब्जेक्ट डिविजन है वो क्या है। प्रायोरिटी पे सबसे पहले अपन को जो रेड लाइन जोन पे रखना है वो कौन सा सब्जेक्ट रहेगा, वो रहेगा आपके पास में भैया, वो रहेगा आपके पास में रेड जोन के अंदर फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग एंड मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। मैं खुद अगर पर्सनली ये बात करने की कोशिश करूं आप लोगों से कि फंडामेंटल का वेटेज ज्यादा रहता है या मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का वेटेज ज्यादा रहता है, तो ये कहना थोड़ा सा टिपिकल है। क्यों? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से सिमिलर मिले हुए होते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं कह सकते कि फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग एमएसएन के बिना आएगी या फिर एमएसएन फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के बिना आएगी। तो मैं इन दोनों को पर्सनल तरीके से यही कहना चाहूंगा कि ये दोनों मिक्सिंग फॉर्म में आते हैं और अबाउट 40 to 45%, अप टू 50% भी बोलना ठीक रहेगा। लेकिन मैं एवरेज अपने डाटा के हिसाब से बोल दूं कि अगर मैं तैयारी करता तो बेसिकली मेरे दिमाग में पहले ही क्लियर फिक्स लाइन होती कि भाई सबसे टफ, सबसे जबरदस्त और सिलेक्शन करवाने वाला सब्जेक्ट जो है वो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग और मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग है। तो आप लोगों का टारगेट आपके सामने फिक्स है, जो आप लोगों ने सपने देख लिए हैं वो आप लोगों के सामने फिक्स है, जो आपके घर वाले आप लोगों के लिए सपने देख रहे हैं वो आप लोगों के सामने फिक्स है, आपका एग्जाम आपके सामने फिक्स हो चुका है। तो अपनी तैयारी को एक सही दिशा में लेके जाना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो पहले माइंड में क्लियर कर लीजिएगा, सही दिशा में चलना चाहिए, आपके सामने क्लियर होना चाहिए कि फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग और मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग हमको प्रायोरिटी पे रखना है। सबसे पहले बेसिकली आप लोगों को फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग और मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के जितने भी कंसेप्चुअल ट्रिक्स हैं उन सबको याद रखनी है, रेशनल उनको याद रखने हैं, एक सही दिशा में पढ़ाई करनी है। फिर बात करने की कोशिश करें, येलो जोन के अंदर आएगा, यह हो गया इमरजेंट, ये हो गया अर्जेंट। येलो जोन के अंदर आएगा आपका ओबीजी, पीडियाट्रिक और मेंटल हेल्थ नर्सिंग, जो कि बाद में आप लोग के पास में 30 to 35% एवरेज कवर कर रहा है। यहां पर बात करने की कोशिश करें कि येलो जोन कभी रेड में भी आ सकता है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग सबसे टॉप प्रायोरिटी पे आपको रखना है, सेकंड नंबर पे सिलेक्शन तो किसी के बिना भी अधूरा बेटा। सिलेक्शन की बात करने की कोशिश करें, अगर आप लोगों ने 4 सिंपल क्वेश्चन भी गलत कर दिए तो यकीन मानिएगा कि दोबारा से एग्जाम में बैठने की तैयारी कर लीजिएगा। तो यहां पर सबसे पहले आप लोगों को क्या कवर करना है, मेरे हिसाब से सबसे टफ चीज को सबसे पहले कवर करके रखोगे ताकि बाद में जाकर के उस चीज से आप डरो नहीं। अगर हम आज पूरे जोश के साथ में पढ़ाई करने वाले हैं कि नए साल की शुरुआत होने वाली है, 2025 आने वाला है, तो इस बार क्यों ना हम नॉरसेट 8 को क्लियर कर दें। तो यहां पर अगर आप लोग सिंपल टॉपिक से शुरुआत करोगे तो यकीनन मानिएगा जैसे जैसे टॉपिक टफ बढ़ता जाएगा तो आप लोग का कॉन्फिडेंस डाउन होता जाएगा। आज आप लोग पूरे जोश के संग में तैयारी शुरू करेंगे तो यहां पर आप लोगों के लिए मैं कहना चाहूंगा कि सबसे टफ चीज को सबसे पहले फाइट करोगे तो वो जब सिंपल होगी तो डेफिनेटली और चीजें आपके सामने बकायदा सिंपल होती चली जाएगी और आपको कॉन्फिडेंस लेवल भी पीक पे चलता जाएगा। तो सेकंड नंबर पे आप लोग को याद रखना ओबीजी, पीडियाट्रिक और मेंटल हेल्थ नर्सिंग को 30 to 35%। नेक्स्ट नंबर पे ग्रीन जोन, मैंने जैसा कि बोला कि सिंपल क्वेश्चन अगर गलत हो गया और 4 क्वेश्चन भी अगर गलत हो गए तो रैंक जाएगी जो जाएगी,
संग में सिलेक्शन के भी लेने के देने पड़ जाएंगे। तो यहां पर आप लोगों के लिए माइक्रोबायोलॉजी, न्यूट्रिशन, रिसर्च मैनेजमेंट एंड द कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग अगर बोले तो यहां पर थोड़ा अधिक वेटेज रखता है, बाकी के तब भी 2% 3% तक रखेंगे, ये 5 से 8% तक का आपके सामने वेटेज रखेगा। तो सबसे पहले आप लोगों को अपना माइंड में क्लियर कर लेना है कि अगर सिलेक्शन लेना है तो सबसे पहले फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग और मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, फिर उसके बाद में कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, ओबीजी ऑप्स एंड गायनी, पीडियाट्रिक एंड मेंटल हेल्थ नर्सिंग, और फाइनली आपके सारे छोटे मोटे जितने भी टॉपिक्स होते हैं उनमें अंदर कवर होना चाहिए। अगर हम बोले कि विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड हमको नहीं आता और हम इसको भूल गए, यह हमने गलत कर दिया। तो ये जो न्यूट्रिशन का एक छोटा सा टॉपिक बोला है मैंने कि विटामिन सी का दूसरा नाम क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड, और ऐसा क्वेश्चन भी अगर गलत हो गया तो मुझे नहीं लगता कि सिलेक्शन के लिए कोई रास्ता खुलेगा, यहां पर रास्ते अपने आप बंद होते जाएंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि सिंपल सही दिशा में आगे बढ़ना है, सबसे पहले टफ को फिर सिंपल को सबको एक साथ कवर करके आप लोगों को रखना है, समझ रहे हैं? आगे की तरफ बढ़ेंगे। अगर मैं बात करने की कोशिश करूं फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग को कवर करने के लिए, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग आज के डेट में सबसे ज्यादा शाइनिंग, सबसे ज्यादा सिलेक्शन, सबसे ज्यादा आप लोगों का अनसक्सेसफुल का कॉज होने का कारण फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग है। तो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के अंदर अगर आप लोगों से मैं टॉपिक डिस्कस करने की कोशिश करूं तो यहां पर सबसे पहला टॉपिक आप लोगों का रहने वाला है, वो रहने वाला है ऑक्सीजन और ऑक्सीजन इनहेलेशन। ये दो चीजें होती हैं, एक तो ऑक्सीजन के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है, एक ऑक्सीजन इनहेलेशन के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। नॉर्सेट ऑक्सीजन के ऊपर ज्यादा क्वेश्चन दे रहा है, जैसे कि ऑक्सीजन की खोज किसने की, या फिर आप लोगों से पूछे कि कितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एमएल के अंदर अंदर लिया जाता है, कितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एमएल के अंदर बाहर निकाला जाता है। आपका दिमाग चल रहा होगा परसेंटेज की बोल रहे हैं या एमएल के अंदर पूछ रहे हैं, यही चीज वो पूछेगा। यहां पर आप लोगों से ऑक्सीजन की कुछ हाइपोक्सी कंडीशन अगर आपसे पूछा जाएगा, इन्वेसिव मेथड टू असेस द हाइपोक्सिया, ये कुछ छोटे मोटे क्वेश्चंस बनते हैं जो कि आप लोगों को याद रखने चाहिए। नेक्स्ट नंबर पे ऑक्सीजन इनहेलेशन के मास्क का एक क्वेश्चन जरूर आता है, चाहे तो वो नेजल कैथेटर हो या फिर नेजल कैन्यूला हो या फिर बात करें वेंचुरी मास्क हो। इस प्रकार से मास्क का आपको फ्लोरेट और उसके बाद में FiO2 का एक आपको सिस्टम पूरी तरीके से याद रखना ही पड़ेगा। नेक्स्ट नंबर बात करें सेंट्रल लाइन, सेंट्रल लाइन लास्ट 3 साल से कंटिन्यूसली आ रही है, इंजर्शन रिमूवल से लेकर के उसका क्लीनिंग मेथड से होते हुए, और फाइनली अगर बात करें फ्लश मेथड आप लोगों को पता होना चाहिए, फाइनली इसका होना चाहिए इसका कॉम्प्लिकेशन। ये 3 से 4 स्टेप के अंदर सेंट्रल लाइन आप लोगों को क्लियर कंसेप्ट होना चाहिए। ये 3 साल से कंटिन्यूसली आ रहा है, तो उम्मीद करूंगा ये आगे भी बढ़े। आगे नेक्स्ट नंबर पे देखें ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन का नॉर्सेट का सबसे बड़ा मोटो होता है और वो होता है इसमें डिफरेंशिएशन पैदा करना ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन को लेकर के, ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन को लेकर के और सर्कुलेटरी ओवरलोडेड को लेकर के, इन दोनों में डिफरेंशिएशन पैदा करते हुए वो आप लोगों से क्वेश्चन पूछता है तो सबसे ज्यादा, क्योंकि पहले के टाइम पे ये पूछा जाता है कि ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन का साइन क्या होता है, और अब पूछा जा रहा है कि सर्कुलेटरी ओवरलोडेड और ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन दोनों के अंदर कंपैरिजन क्या होता है। बाकी का आप लोगों को पूरे ब्लड कंपोनेंट्स और ब्लड के जितने भी प्रकार होते हैं, जितने प्रकार के कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हुआ, आयरन ओवरलोडेड कंडीशन हुआ, सेप्टिसीमिया कंडीशन हुआ, ये सब आप लोगों को टिप्स पे याद करने। नेक्स्ट नंबर बात करें मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन इन द ड्रग कैलकुलेशन। लास्ट 3 साल से 2 से 3 क्वेश्चन आपको इस सिंपल टॉपिक में से देखने को मिल रहे हैं। मैं बात करने की कोशिश करूं ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन खाली में से मिल रहे हैं, ड्रग कैलकुलेशन तो अलग है ही, ये तो आएगा ही आएगा, लेकिन ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर भी पूछा जा रहा है कुछ ना कुछ क्वेश्चन। जैसे कि अपन बात करने की कोशिश करें फर्स्ट बाईपास इफेक्ट ऑफ ओरल मेडिकेशन क्या होता है, आप लोगों से पूछा जा सकता है कि यहां पर अगर अपन बोले कि सबसे ज्यादा जो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग होती है वो कौन सी होती है, जेट ट्रैक मेथड क्या होता है, अगर किसी व्यक्ति को 0.5 या 1 ml अगर किसी ड्रग को देना है एंटी रेस्पेक्ट ऑफ थाई पे और ए, तो आपको कितने 1.5 ml देना, तो कितना कितना आप लोग, तो ये कुछ लॉजिकल क्वेश्चंस बनते रहते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को इसके सिनेरियो को थोड़े से याद रखने। वेंटिलेटर सेटिंग, वेंटिलेटर सेटिंग का लास्ट नॉर्सेट के अंदर भी एग्जाम आया था, तो वेंटिलेटर के बनने के चांस, सेटिंग के बनने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। टाइडलिंग सेटिंग आप लोगों को पता होनी चाहिए, टाइडलिंग सेटिंग जितनी भी प्रकार की होती है वो आप लोगों को पता होना चाहिए। ट्रायड होता है, डिजास्टर मैनेजमेंट होता है, ये आपके सामने क्लियर होनी चाहिए। एसिड बेस इम्बैलेंस और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस एसिड बेस इम्बैलेंस मिलाकर के 8% तक का कवर करेगा, ऐसा मुझे लगता है। तो यहां पर आप लोग के लिए मैंने कैल्शियम और पोटेशियम लिखा है, बाकी के आपको 5 प्रकार के होने चाहिए। और ज्यादा उम्मीद मेरे को, अगर मैं अपने कंसेप्ट में बात करने की कोशिश करूं तो मुझे कहीं हद तक लगता है कि सोडियम भी अटक सकता है,
सोडियम भी टच सकता है, तो ये फ्लूइड को आप लोग कवर कर लेंगे तो वहां पर आपके चांसेस बहुत अच्छे हो जाएंगे। फ्लूइड आपका सोडियम को लेकर के आ जाएगा तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट नंबर बात करें, नेक्स्ट नंबर बात करने की कोशिश करें कि इमरजेंसी नर्सिंग। इमरजेंसी नर्सिंग आप लोग फंडामेंटल में बोल सकते हैं, अलग से ही बोल सकते हैं, फार्माकोलॉजी में बोल सकते हैं। तो यहां पर आप लोग को इमरजेंसी नर्सिंग के अंदर कौन कौन से आपने जो तैयारी करी बहुत अच्छी, बहुत बेस्ट है। इसके अलावा आप लोगों को लास्ट टाइम पे अपने शॉर्ट नोट्स बना करके तैयार किन किन टॉपिक्स पे रखना है, मैं आज आपके सामने वो डिस्कस कर रहा हूं। यहां पर इमरजेंसी नर्सिंग के अंदर आपको रास, रिचमंड एगिटेशन सेडिशन स्केल, रामसेस सेडिशन स्केल, मॉडिफाइड रामसेस सेडिशन स्केल, एसएससी सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट, एक्सप्लोरेटरी लेपाराटोमी, सर्जिकल इंसिजन, जितने प्रकार के लगते हैं। यहां पर आपसे कॉचर्स पूछा जाए, रदरफोर्ड पूछा जाए, अगर आपसे लैंज इंसिजन पूछा जाए, अगर आप लोगों से पूछा जाए मर्सिडीज बेंज इंसिजन पूछा जाए, बैटलडोर इंसिजन पूछा जाए, जितने प्रकार के इंसिजन लगते हैं बॉडी के अंदर सर्जिकल, वो अगर बात करने की कोशिश करें आप लोगों से पेरी ऑपरेटिव नर्सिंग के अंदर, प्री पोस्ट इंट्रा जो नर्सिंग के अंदर जो भी इंटरवेंशन होते हैं, पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट के अंदर क्वाड्रिसेप्स पंपिंग, गैस्ट्रोसिनेमस पंपिंग, डीवीटी का फॉर्मेशन नहीं हो, पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट के अंदर न्यूमोनिया नहीं हो, डीवीटी का फॉर्मेशन नहीं हो, डायक्यूबैटिक अल्सर नहीं हो, इनके लिए जितने भी मैनेजमेंट हो रहे हैं वो आपके किस में कंक्लूड हो रहे हैं, पेरी ऑपरेटिव नर्सिंग के अंदर भी आ रहे हैं। सर्जिकल ब्लेड के बारे में, बायोप्सी निडल के बारे में, सर्जिकल ड्रेन के बारे में और हैंड वॉशिंग के बारे में। तो ये छोटे मोटे कंसेप्ट होते हैं, इसके अंदर आप लोगों को याद रखना। यहीं पर आप लोग इन्फॉर्म कंसेंट को भी देख सकते हैं, इन्फॉर्म कंसेंट का भी कुछ क्वेश्चन आप लोग के सामने देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट नंबर बात करने की कोशिश करें आप लोगों से इमरजेंसी नर्सिंग। तो इमरजेंसी नर्सिंग के अंदर क्वेश्चन तो पुट होते ही हैं, हर एग्जाम हो, सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम हो या स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम हो, यहां पर आप लोगों से क्वेश्चन वो पूछेगा और डेफिनेटली पूछेगा। तो यहां पर आप लोगों को एडीआर की डोजेस आपको क्लियर कट पता होनी चाहिए। नेक्स्ट नंबर पे एट्रोपिन के बारे में कंप्लीट डिटेल्स पता होनी चाहिए, डोपामिन के बारे में पता होना चाहिए, डिजॉक्सिन के बारे में, हेपेरिन के बारे में, वॉरफेरिन के बारे में, एस्पिरिन के बारे में, स्ट्रेप्टोकाइनेस के बारे में और नाइट्रोग्लिसरिन के बारे में, सभी डिटेल्स आप लोगों को अपडेटेड रहनी चाहिए। ये छोटे छोटे से जो कंटेंट बन रहे हैं ये एक एक दो दो क्वेश्चन लेकर के आते हैं और वो डेफिनेटली वहां पर ले जाकर के आपको छोड़ते हैं जहां पर आपको आपकी राह दिख जाती है, आपको आपका सिलेक्शन दिख जाता है। समझ रहे हैं? नेक्स्ट नंबर बात करने की कोशिश करें आप लोगों से डिटेल में कि यहां पर ओबीजी एंड गायनी की कंडीशन में आप लोग को बेसिक तरीके से एम्ब्रियोलॉजी के जो मेन कंटेंट होते हैं कि इस वीक पे सीवीएस होगा, इस वीक के कोरोनिक विली सैंपलिंग होगा, एमनियोसेंटेसिस होगा या फिर अपन ऑर्गेनोजेनेसिस होगा या फिर अपन इसको जायगोट बोलेंगे, इसको अपन बोलेंगे एम्ब्रायो और इसको अपन ये बोलेंगे। तो ये जो वीक की कंडीशंस के अंदर होते हैं ये सबके सब वीकों को आपको एक ही जगह पर मेंशन कर लेना है। नेक्स्ट नंबर बात करने की कोशिश करें लेबर के अंदर जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो आपको टिप्स पे याद होना चाहिए। गटपाल हुआ, साइन ऑफ प्रेगनेंसी हुआ, एनीमिया अभी तो लेटेस्ट पूछा ही गया था, एनीमिया मुक्त भारत पूछा गया था, पर्टिकुलर जो भी लेबर की स्टेजेस होती है या फिर प्रेगनेंसी की जो स्टेजेस होती है उसके अंदर एनीमिया का जो मैनेजमेंट होता है वो आप लोग को पता होना चाहिए। एनीमिया मुक्त भारत के बारे में आपको पता होना चाहिए, एपीएच पीपीएच के बारे में पता होना चाहिए, एंटीपार्टम पोस्टपार्टम हेमरेज आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट नंबर पे कॉर्ड प्रोलैप्स को लेकर के जो वेरिएबिलिटीज पूछी जाती है वो पता होनी चाहिए। एपिसियोटोमी के बारे में अपडेट रखना चाहिए, कितने प्रकार की होती है, सेफ कौन सी होती है, ट्विंस क्या होता है, ट्विंस के बाद में प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, प्रीक्लैम्सिया, एक्लैम्सिया, रिट्रैक्टर, जितने प्रकार के रिट्रैक्टर हैं और आपके सामने जो इंस्ट्रूमेंट है वो एक बार के लिए आप लोग को अपनी नजर पे रखना है। मैं बोलूं अगर आप लोगों से तो तैयार हो जाइएगा प्रीलिम्स के लिए, एक बार के लिए ओबीजी को, पीडियाट्रिक को एक बार शॉर्ट की पॉइंट को अंदर बनाने की कोशिश करो। शॉर्ट की पॉइंट क्या होते हैं? शॉर्ट की पॉइंट होते हैं कि जो एग्जाम में सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं और जो आपके सबसे ज्यादा स्लिप होते हैं वो कंटेंटों को आप एक ही जगह पर लिखने की कोशिश करेंगे। इस हिसाब से आप लोग 300-400 लाइनों तक अपने ऑप्स को, गायनी को या फिर अपन और अदर सब्जेक्ट्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो एग्जाम के टाइम पे क्या होगा, एग्जाम के टाइम पे जो आपका शॉर्ट रिवीजन का जो बुक है, शॉर्ट रिवीजन का बुक है उसको आप लोग कवर कर लेंगे और मैक्सिमम चांसेस रहते हैं कि वहीं से पेपर में आ सकते। मैक्सिमम चांसेस वही होते हैं जो कि आप लोग अपने नोट्सों को शॉर्ट समराइज करते हैं, जो आपको टीचर पढ़ाता है उन नोट्सों को आप समराइज करके जो फाइनली बनाते हैं उसके अंदर से क्वेश्चन आने की उम्मीद ज्यादा रहती है। तो यहां पर आप लोगों का आज का वक्त ये कहता है कि अपने आप को समराइज कर लीजिएगा। नॉर्सेट 8 को समराइज करने के लिए आप लोगों को क्या करना है, प्रत्येक टॉपिक्स को, प्रत्येक सिस्टम को, प्रत्येक सब्जेक्ट को समराइज करके
500-600 लाइनों के अंदर कवर कर लेना है पूरी तरीके से। नेक्स्ट नंबर पे बात करने की कोशिश करें आपसे मेंटल हेल्थ नर्सिंग की। मेंटल हेल्थ नर्सिंग में डेफिनेटली सबसे पहला तो आप मान लीजिएगा टर्मिनोलॉजी का गेम होता है, ये तो आप भी जानते हैं। टर्मिनोलॉजी तो एकदम क्लियर होनी चाहिए, सभी प्रकार की टर्मिनोलॉजी क्लियर होनी चाहिए। दूसरे नंबर पे फिक्स क्वेश्चन आएगा डिफेंस मैकेनिज्म का। डिफेंस मैकेनिज्म आपका पॉजिटिव नेगेटिव एकदम क्लियर होने चाहिए। एंटीसाइकोटिक मेडिकेशन नहीं बोलूं तो मैं सभी प्रकार की मेडिकेशन जो कि साइकेट्रिक से संबंधित है, मेंटल हेल्थ नर्सिंग से संबंधित है, एंटी मैनिक हुआ, एंटी डिप्रेसिव हुआ, एंटीसाइकोटिक हुआ, ये सभी प्रकार की ड्रग्स चलनी चाहिए। एक लिथियम बेसिकली याद कर लीजिएगा, लिथियम के बारे में एग्जाम में ज्यादातर पूछा जाता है। थेरेपी, सभी प्रकार की थेरेपी याद रखें। बिहेवियरल थेरेपी को थोड़ा सा ध्यान मोस्टली कंसर्न करना। यहां पर आप लोगों से फ्लडिंग पूछा जा सकता है, अवर्जन थेरेपी पूछा जा सकता है, और अगर आप लोगों से पूछे सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन रिएक्शन पूछा जा सकता है। तो ये जो मेनली थेरेपीज है वो आपको याद होनी चाहिए बिहेवियरल टाइप की, और बाकी का थेरेपी ऑक्यूपेशनल हुआ, ये सब आपको अपडेटेड रहनी चाहिए। सिजोफ्रेनिया कंडीशन, मैनी डिप्रेसिव साइकोसिस, ऑब्सेसिव कन्वल्सिव डिसऑर्डर, सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर, ईसीटी और टर्मिनोलॉजी, ये बेसिक चीजें होने को तो पूरा काम समग्र कंप्लीट होता है, लेकिन आपको लास्ट टाइम पे अब टर्मिनोलॉजी आप लोगों ने लिख ली तो वादा करिएगा कम से कम 3 से 4 से 5 क्वेश्चन आपके टर्मिनोलॉजी के ऊपर आ जाएंगे। चाहे तो वो इल्यूजन किसे कहते हैं, हेलुसिनेशन किसे कहते हैं, टर्मिनोलॉजी का ही कमाल है। अगर बोले हाइपोकॉन्ड्रियासिस क्या होगा तो ये भी टर्मिनोलॉजी का ही कमाल है। अगर आप लोगों से पूछे कि एक बार के लिए कि डायलिजन क्या होता है, ग्रांडियोसिटी क्या होता है, नियालिज्म क्या होता है, ये सब के सब टर्मिनोलॉजी का ही गेम है। तो टर्मिनोलॉजी अपने आप के अंदर एक मेजर कंपोनेंट रखेगी। 200 से 300 टर्मिनोलॉजी बनेगी, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1 से 2 दिन लगते हैं आप लोगों को बस इन चीजों को समझना, आपको सही दिशा में आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट नंबर पे बात करें मेंटल हेल्थ नर्सिंग के बाद में, और आपके पास में आता है चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग। इसके अंदर बेसिकली अबगार स्कोर, माइलस्टोन, जॉइंडिस, क्योंकि नियोनेटल सेप्सिस भी आजकल एग्जाम में ज्यादातर आ रहा है, नियोनेटल जॉइंडिस भी ज्यादातर एग्जाम में आ रहा है, क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटीज, नियोनेटल केयर और रिफ्लेक्सेस, बाकी अदर भी है प्लस और भी है। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के अंदर और भी कंटेंट आते हैं, याद रखिएगा, लेकिन एक बार के लिए एग्जाम में जाते समय इन चीजों को आप लोगों को बेसिकली याद रखना है। मोस्ट प्रोबेबल चांसेस रहेंगे एक क्वेश्चन तो क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटी उठा देगा, एक क्वेश्चन रिफ्लेक्सेस का उठा देगा, एक जो पीडियाट्रिक के जो सिस्टम डिसऑर्डर होते हैं जैसे इंटरसेप्शन हुआ, वॉल्यूलस हुआ, एन्यूरिज्म हुआ, या फिर एन्यूरेसिस हाइपोस्पाडियास हुआ, ये छोटी टर्मिनोलॉजी के बेस पे भी क्वेश्चनों को उठाए जा सकते हैं। तो आप लोगों को क्रॉप हुआ, एपिग्लोटाइटिस हुआ, ये टर्मिनोलॉजी का गेम होता है टोटल। तो यहां पर आप लोगों को एक बार के लिए मेन जो टॉपिक्स है उनको याद रखना है, और संग में जो मेन टर्मिनोलॉजीज है उनको याद रखना है। आगे की तरफ देखें, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग इज अ ब्रॉड सब्जेक्ट, कोई डाउट नहीं है, पर तब भी अगर हम समराइज करने की कोशिश करें, सबसे पहली बात तो यह कि प्रत्येक सिस्टम को एक ही कागज के अंदर लिखना सीख लीजिएगा। मैं आप लोगों को जल्दी इस प्रकार के वीडियोस भी बना करके दिखाऊंगा कि किस प्रकार से समराइज किया जाता है रेस्पिरेटरी सिस्टम को। रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर मैं एक ही बीमारी को एक ही स्लाइड के ऊपर पूरी बीमारी, साइन, सिम्टम्स, इंटरवेंशन, दवाई, गोली सब दे दूंगा। तो समराइजेशन सबसे पहले जरूरी होता है, क्या क्लिनिकल साइन है, क्या क्लिनिकल प्रेजेंटेशन है, क्या मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है, सब कुछ आपको एक ही जगह पे एक ही कागज पे लिखना है। बाकी के जो मेनली एग्जामों में पूछे जाते हैं वो आप लोग के पास में कुछ कंटेंट है, उनको याद रखना है। एआरएफ, सीआरएफ के ऊपर, डायलिसिस के ऊपर, हेमोडायलिसिस, पेरिटोनियल डायलिसिस के ऊपर, किडनी ट्रांसप्लांटेशन के ऊपर, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के ऊपर, ऑस्टियोआर्थराइटिस के ऊपर, रूमेटॉइड आर्थराइटिस के ऊपर, ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशन के ऊपर, मस्कुलोस्केलेटल में, हिप डिसलोकेशन में, न्यूमोथोरैक्स में, न्यूमोनिया में। आगे की तरफ बात करने की कोशिश करें, लिवर सिरोसिस की कंडीशन, पैनक्रेटाइटिस की कंडीशन। हर सिस्टम के अंदर 2 से 3 बीमारियां आपके पास में ऐसी आएंगी। कॉलेसिस्टाइटिस की कंडीशन। अगर बात करने की कोशिश करें ओवरऑल, ईसीजी आप लोग के दिमाग में क्लियर होना चाहिए, और ब्लॉक्स थोड़े से याद रख के जाना। ब्लॉक्स का क्वेश्चन ज्यादा आने की उम्मीद है, हार्ट ब्लॉक थोड़ा सा कंफर्म याद रखिएगा। एंडोकार्डाइटिस के ऊपर ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कार्डियक टैम्पोनेट के ऊपर ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और अगर बोले तो पेरिफेरल आर्टीरियल डिसऑर्डर, आर्टरी और वेन्स के डिसऑर्डर के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आर्टीरियल और वेन्स के डिसऑर्डर जिसके अंदर आप लोग पढ़ते भी होंगे, पेरिफेरल आर्टीरियल डिसऑर्डर और वेरिकोज वेन या डीबीटी। तो ये कुछ कंटेंट ऑफ व्यूज होते हैं
वेरिकोज वेन और डीवीटी, ये कुछ कंटेंट ऑफ व्यूज होते हैं जो आप लोगों के सामने क्लियर कट मेंशन होना चाहिए कि हाँ, अब आप लोग पढ़ते जाएं पेरिकार्डाइटिस और क्वेश्चन मिल गया आपको एंडोकार्डाइटिस तो थोड़ा सा दुख होगा। आप लोग पढ़ जाए पूरे के पूरे क्वेश्चन और आपके पास में क्वेश्चन आ जाए कि भाई हार्ट के अंदर कितने चैम्बर होते हैं, 4, तो थोड़ा सा दुख होगा। तैयारी करनी है, सही दिशा में करनी है, सही राइट डायरेक्शन के अंदर करनी है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। जो आप लोगों ने सपना देखा है, जो आप लोगों ने सपना देखा है कि भाई इस बार तो कैसे भी करके मेरे को इस दीपावली पे या फिर बात करने की कोशिश करें इस रक्षाबंधन पे या फिर इस होली पे 2025 के अंदर मेरे को छुट्टी लेकर के अपने घर पे जाना है, और वो भी केंद्र सरकार से छुट्टी लेकर के घर पे जाना है या राज्य सरकार से छुट्टी लेकर के घर पे जाना है। तो जो आप लोगों ने सपना देख लिया है उस सपने को साकार करने के लिए उत्कर्ष परिवार ला रहा है आप लोगों के लिए, उत्कर्ष परिवार ला रहा है आप लोगों के लिए। और 2025 के अंदर 28 दिसंबर से 3 जनवरी तक 2025 के लिए आप लोग के लिए अप टू 90% तक का डिस्काउंट लेके आ रहा है। जी बिल्कुल समझ लीजिएगा, सभी प्रकार के जितने भी उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस में जितने भी कोर्सेज अवेलेबल है उन सभी कोर्सेज के ऊपर 90% तक का डिस्काउंट, अप टू 90% तक का डिस्काउंट है। सेकेंड बात करने की कोशिश करें सभी प्रकार के प्राइम कोर्सेज के ऊपर। भाई प्राइम क्या होता है? प्राइम और स्टैंडर्ड दो कंडीशन होती है। स्टैंडर्ड में कुछ एडिशनल फीचर्स जोड़ दिए गए हैं प्राइम में, जैसे कि हम बात करने की कोशिश करेंगे कोई भी आपका एग्जाम है राजस्थान सीएचओ का, आपने मान लीजिए कोई भी थ्योरी बैच लिया तो इसके अंदर जो हम आगे की तरफ राजस्थान सीएचओ का कोई एमसीक्यू बैच चलाएंगे वो आपको फ्री और डाउन हो जाएगा, आपके नोट्स आप लोगों के लिए घर पे मिल जाएंगे, आपको फ्री डाउट सेशन वहां पर मिल जाएगा। तो कई एक्स्ट्रा फीचर्स एड ऑन कर दिए जाते हैं प्राइम के अंदर। तो प्राइम जो कोर्सेज है उनके ऊपर एक्स्ट्रा 10% तक का डिस्काउंट मिलेगा। कोर्स की वैधता बढ़ाने के लिए जो स्टूडेंट ऑलरेडी एग्जिस्टेड अपने उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस के स्टूडेंट है उनको कोर्स की वैलिडिटी बढ़ाने के लिए 10% तक का एक्स्ट्रा और ऑफ मिलने वाला है। समझ रहे हैं बात को? आप लोगों का सपना है भैया, आप लोगों का सपना है नॉर्सेट 800 डेज टारगेट बैच को क्रैक करने का, निस्तेनाबूद करने का। तो तैयार हो जाइएगा। मैंने और हमारी टीम ने, आपके राजू सर की टीम ने, पूरी टीम ने कमर कस ली है। तो आप लोग तैयार हो जाइएगा कि आप लोगों की बारी है। यहां पर हम लेकर के आ रहे हैं आप लोग के नॉर्सेट 800 डेज टारगेट बैच लाइव फ्रॉम स्टूडियो। प्राइम और स्टैंडर्ड दो कंडीशंस पे आपको मिल रहा है। प्राइम का मतलब आप लोग समझ चुके होंगे, स्टैंडर्ड आप लोग समझ चुके होंगे। पूरे कंसेप्ट क्लियर करने हैं, गोल ओरिएंटेड तैयारी करनी है, फैलावड़ा नहीं करना है। जो चीजें मेनली आती है, जो एग्जाम में आती है, जो 5 सालों से आ रही है, उसको हमारे एक्सपीरियंस के आधार पे जितनी भी मेहनत कर सकते हैं आपको क्लियर करवाई जाएगी। तो यहां पर आप लोग को याद रखना है नॉर्सेट 800 डेज टारगेट बैच लाइव फ्रॉम स्टूडियो आप लोगों के लिए आज के डेट पे मिल रहा है 5500 रुपीज में, और स्टैंडर्ड में मिलेगा वो 3000 रुपीज के अंतर्गत। न्यू ऑफर है 28 दिसंबर से 3 जनवरी तक, याद रखना 28 दिसंबर से 3 जनवरी। 3 जनवरी का वेट ना करिएगा, जो करना है अभी करिएगा। बड़ों ने भी बोला है काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। तो अगर अपना सुनिश्चित आपने सोच लिया है नॉर्सेट 8 को क्लियर करना है विद गाइडेंस ऑफ द उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस, तो ज्वाइन करें आज। मैं आ रहा हूं, आप लोगों का वेट करूंगा, आप भी जरूर आइएगा। जय हिंद, जय भारत।